जैसा कि मित्रों, इकोनॉमी के अंतर्गत मैंने आपको मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध में एक ग्राफिक के माध्यम से समझाया था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का क्या प्रमाणिक आधार पर अगर देखा जाए तो क्या संबंध होता है। तो इसके संबंध में अगर प्रॉपर देखा जाए तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है, एक्चुअली में देखा जाए तो इसके सैद्धांतिक कई सारे आधार रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत विलियम फिलिप्स रहे, उन्होंने ग्राफिक के माध्यम से समझाया था। साथ ही साथ एडमंड फिलिप्स, मिल्टन फ्रीडमैन रहे हैं, इन्होंने भी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में अलग अलग प्रत्यक्ष प्रमाण देने का प्रयास किया था। ओके, आज अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्रास्फीति और बेरोजगारी अगर इनके बीच अगर कोरिलेशन देखा जाता है तो आप एक चीज कंसेप्चुअल अगर चीजें देखिए, राइट, रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। राइट, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। बस ये है कि कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी में कमी भी आती है, और कभी कभी स्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से भी बेरोजगारी ही बढ़ती है, बेरोजगारी में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। तो ये भी स्थिति बनती है। राइट, तो कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी में कमी ही आएगी, ये 100% श्योर नहीं है। ना हम ये श्योर कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी, ऐसा कभी कह नहीं सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? तो एक चीज आप सोचिए कि मुद्रास्फीति अगर घट रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। राइट, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर घटती है तो बेरोजगारी, अगर सुनना, बेरोजगारी जैसे मुद्रास्फीति अगर घट रही है, राइट, मुद्रास्फीति अगर घटती है तो बेरोजगारी बढ़े, राइट, बेरोजगारी बढ़े, तो ऐसा तो नहीं है। बस ये इतना जरूर है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी देखने को मिलती है। समझ रहे हो, बेरोजगारी में कमी देखने को मिलती है। तो इस संबंध में हमने डिटेल से आपको समझाया था। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर के अंतर्गत भारत में हम मुद्रा की प्रारंभिक स्थिति को समझेंगे कि भारत में जो मुद्रा का प्रचलन है वो किन किन आधार के बेस पर देखने को मिलता है। तो वर्तमान में अगर आप मुद्रा देखते हो, राइट, डिजिटल मुद्रा है, फेट मुद्रा है, लीगल टेंडर जो मुद्रा बोली जाती है, और बहुत सारी मुद्राएं हैं अलग अलग प्रकार की जो आरबीआई या भारत सरकार जिस प्रकार से अपनी जारी करती है। तो अकॉर्डिंग उसके देखा जाए तो जैसे सेंट्रल जो डिजिटल मुद्रा होती है वो सेंट्रल जो बैंक है, जो डिजिटल करेंसी है उसके माध्यम से जो जारी की जाती है, भारत सरकार के तहत वो जारी करते हैं। तो उसके विषय में भी हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक आप ये चीज़ समझिए कि जो मुद्रा की जो वर्तमान में प्रचलन आपको देखने को मिलता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई, राइट, इसकी कैसे शुरुआत हुई, क्या इसका बेसिक आधार रहा है। राइट, हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कब से मुद्रा का प्रचलन के अंतर्गत उन्होंने प्रचलन में लाया, कब से वो लेन देन ट्रांजेक्शन में उन्होंने मुद्रा का प्रयोग किया। तो आप एक चीज़ ऐसे सोचिए कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए या अन्य देशों में देखा जाए तो मुद्रा की जो शुरुआत है वो प्रॉपर आपको आ, देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली में वो आपको 20वीं शताब्दी में ही देखने को मिलती है। राइट, इसके पहले अगर आप देखोगे तो भारत सरकार में जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने भी अगर आप देखोगे तो मुद्रा की जो शुरुआत की थी तो भारत में 1906 में जब वो एक्ट लाए थे, मुद्रा कॉइन वाला एक्ट, तो उसके तहत उन्होंने जारी किया था। राइट, उसके तहत उन्होंने जारी किया था। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी हमारे यहाँ पर क्या मुद्रा थी? नहीं, बिल्कुल थी। लेकिन वो मुद्रा अगर आप देखोगे ना, वो मुद्रा अगर आप देखोगे तो वो मुद्रा जो डिपेंड करती थी वो सिक्कों के आधार पर होती थी। वो सिक्का जो थे किसी आरबीआई या उसके द्वारा जारी नहीं होते थे। राइट, वो आरबीआई द्वारा किसी जारी नहीं होते थे। वो एक्चुअली में देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने भी क्या मुद्रा का काम नहीं किया है? किया था, लेकिन वो अगर आप देखोगे तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। राइट, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, जबकि स्थानीय स्तरों पर जो लेन देन होता था वो लेन देन अगर देखा जाए तो विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही होता था। जबकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो राजा महाराजा भी रहे हैं, तो राजा महाराजाओं के माध्यम से भी उन्होंने जो सिक्के जारी किए हैं, राइट, उन सिक्कों में जैसे टका हुआ चाहे जीतल हुआ, ऐसे उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के जारी किए, लोग गोल्डन के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए।
तो वो राजा महाराजा रहे हैं, राइट। तो उन्होंने अपने के माध्यम से जिस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को संभालना चाहते थे, या वो जिस प्रकार से जो उनकी जनता होती थी, तो उस जनता विशेष में वो अपने आधार पर वहाँ की व्यवस्था को वो संभालते थे, उसको मैनेज करते थे, तो उसमें वो अपना जारी कर लेते थे। लेकिन आप देखोगे, क्या इससे पहले भी अगर आप हमारे यहाँ पर देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं थीं, राइट, जो व्यवस्थाएं थीं वो कब से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप जानते हो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, राइट, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो सिक्के हैं क्या मिले थे वहाँ पे? नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में वहाँ पर उस समय किसी प्रकार के सिक्के या कोई करेंसी कोई किसी प्रकार की करेंसी नहीं थी। बस इतना था कि जो उनका लेन देन था वो एक विनिमय व्यवस्था के तहत करते थे, या एक ऐसी विनिमय प्रणाली होती थी जो लेन देन होता था वो अनाज के आधार पर करते थे। अनाज के आधार पर का मतलब ये होता है, अभी हम समझाएंगे किस प्रकार से। अभी थोड़ा ओवरव्यू बना लेते हैं, फिर हम उसको डीपली समझ लेंगे, ठीक है। उसको हमें ये बोलते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, किसी के पास कुछ गेहूं है, किसी के पास कुछ चावल है, किसी के पास कुछ दालें हैं, राइट। तो वो क्या करते थे, अपना जब लेन देन करते थे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते थे, जिसे जैसी नीड पड़ती थी, किसी को चावल की नीड है तो वो, किसी को गेहूं की नीड है तो उसको बदल लेते थे। मतलब अपना जो एक विनिमय प्रणाली का मतलब यही है कि जो लेन देन होता था वो एक्सचेंज के माध्यम से होता था, अपना एक चीज बदल लेते थे, राइट। अब चीज ये आ गई कि ये व्यवस्था जो थी कहाँ तक सफल रही, कहाँ तक असफल रही, तो इसके भी कई सारे अलग अलग इसके भी आधार देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये व्यवस्था कंटिन्यू रहती तो वर्तमान में भी ये व्यवस्था देखने को मिल जाती। तो लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था है, वर्तमान में भी है, लोग कर लेते हैं कि अगर अनाज गेहूं का अगर सेम रेट है, एमएसपी उसका सेम है, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखते हो तो जैसे जब गेहूं की जब बुवाई होती है तो उस समय भी लोग क्या कर लेते हैं, गेहूं बदल लेते हैं। वो बोलते हैं कि जब गेहूं होगा तो गेहूं दे देंगे। क्या हम इसको विनिमय बोलेंगे? क्या इसको हम विनिमय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक ही अनाज के आधार पर है, राइट। लेकिन हाँ, अगर किसी गेहूं या किसी अदर अगर प्रोडक्ट की या उत्पाद की बात की जाए, जैसे आप गेहूं की जगह आप दूसरा ले सकते हो, जैसे बाजरा ले सकते हो, चावल ले सकते हो। अगर इनके जो रेट हैं अगर सेम चलते हैं तो फिर भी लोग बदलाव कर लेते हैं। तो ये आज भी देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या ये सरकार की तरफ से कोई एक विनिश्चित है, राइट? तो ऐसा तो नहीं है, राइट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सरकार करती हो कि हाँ तुम बदल सकते हो, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, या इस पर किसी प्रकार का अगर कोई लेता है या नहीं लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं वर्तमान में। लेकिन क्या पहले ऐसा भी था? तो पहले भी ऐसा नहीं था, राइट। वो लोगों की स्वेच्छा के आधार पर था, लोग जिस हिसाब से अपना चाहते थे, उनकी भागीदारी जिस हिसाब से होती थी उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें जब देखा गया, फेरबदल होता गया, और एक समय ऐसा आया कि ये व्यवस्था जो थी वो पूर्ण रूप से क्या होने लगी, अवरुद्ध तरीके से होने लगी। वो उसका कारण था, उसका कारण था क्योंकि उसका कारण एक तो ऐसा देखने को मिलता है, जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, तो जनसंख्या की वृद्धि होने की वजह से ये स्थितियां और जटिल होती गई, स्थितियां और जटिल होती गई। इसकी वजह से यही मुख्य कारण मानते हैं कि लेन देन की जो व्यवस्था रही, ठीक, लेन देन की व्यवस्था रही थी उस पर इस प्रकार का अवरुद्ध देखने को मिलता। तो जो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, तो वस्तु विनिमय की व्यवस्था अगर आप देखोगे सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय जो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में मुद्रा की शुरुआत, तो भारत में मुद्रा, या हम कह सकते हैं, ठीक है, मुद्रा को हम शामिल कर लेते हैं, भारत मुद्रा की शुरुआत। तो लेकिन क्या हाँ उस समय वस्तु विनिमय थी, इसमें क्या किसी प्रकार की मुद्रा थी? क्या नहीं थी। क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे, उस समय अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सिक्के नहीं बनवाए थे। लेकिन हाँ उनके सिक्के होते थे, ऐसा नहीं कि सिक्के नहीं होते थे, उनके सिक्के होते थे, लेकिन वो सिक्कों का लेन देन नहीं करते थे, समझ रहे हो। सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिक्के थे, राइट, सिक्के थे, लेकिन उन सिक्कों का उन्होंने लेन देन नहीं किया था।
तांबे के सिक्के थे उनके, लेकिन तांबे के चांदी के उनके सिक्के मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के उन सिक्कों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया था, राइट। तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ ऐसे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाता है कि जो उनके पास जो सिक्के थे, तो उन्होंने क्या उन सिक्कों का लेन देन में प्रयोग किया था क्या? तो उन्होंने उन्होंने लेन देन का प्रयोग नहीं किया था, ठीक, लेन देन का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वो एक्चुअली घरेलू उपयोग करते थे, राइट। लेकिन वो किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन में लेन देन करते हैं तो नहीं। लेकिन उस समय देखा जाए तो वस्तु विनिमय व्यवस्था जो थी, तो वो एक्चुअली में ये भी व्यवस्था जो है ना, इसके भी एक प्रमाणिक आधार सटीक नहीं मिलते हैं, राइट, इसका आधार नहीं मिलते हैं। लेकिन बस एक अनुमान के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंशियल के अकॉर्डिंग ये सोच लेते हैं कि हाँ, अगर वो उस समय अपना कुछ भी व्यापार करते थे तो व्यापार में उनका कोई तो ऐसी ही व्यवस्था रही होगी ताकि वो अपने अनाजों का व्यापार करते हो, राइट, अपने अनाजों का व्यापार करते हो। तो वही जो व्यापारिक व्यवस्था थी उनको वो वस्तु विनिमय व्यवस्था के रूप में उनको मानते थे, राइट। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल व्यवस्था है, और ये एग्जाम में देखा जाए तो हम इसको 100% स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इसके सैद्धांतिक जो प्रमाण हैं वो स्पष्ट नहीं मिलते हैं। फिर भी आप जानते हो वस्तु विनिमय व्यवस्था को हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पढ़ते हैं। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत आप जानते हो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त अपने संसाधन हैं या उसके पास किसी प्रकार के अनाज हैं, राइट, तो वो अनाज का किसी अन्य को देता था या उससे कुछ अन्य अपने पास लेता था। यानी कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनाज दे रहा है तो उसके पास भी ऐसा अनाज होता था जो इसको आवश्यकता थी, राइट। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, वस्तु विनिमय व्यवस्था का करते थे। यानी कि किसी के पास गेहूं है तो किसी के पास चावल हैं, तो किसी के पास दाल हैं। तो इस प्रकार से वो जो भी उपज उनकी होती थी उस उपज के आधार पर एक समान महत्व देते हुए वो क्या करते थे, लेन देन कर लेते थे। जैसे आप जानते हो कि मान लो कि वस्तु विनिमय में किसी के आप 10 किलो, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पैमाना नहीं था, फिर भी एक एनुअल एक पैमाना नाप कर लेते थे कि 10 केजी वजन है, राइट, 10 किलो मतलब गेहूं है, तो 10 किलो गेहूं को वो 10 किलो जैसे चावल से वो बदल लेते थे, राइट। इसमें किसी प्रकार का ऐसा रेट नहीं था कि इसकी कोई कीमत निश्चित हो कि चावल की कीमत इतनी है, गेहूं की कीमत इतनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि गेहूं और चावल में या अलग जैसे फसलें होती थी तो उससे बदल लेते थे। लेकिन बात ये आती थी कि क्या इनकी जो उपज थी वो एक समान थी क्या? तो ऐसा भी नहीं था। गेहूं चावल की उपज भी एक समान नहीं थी, क्योंकि गेहूं अधिक है, चावल कहीं अधिक है, कहीं पे कुछ अधिक है। तो ये समस्याएं रहीं, बिल्कुल समस्याएं रहीं। लेकिन इसके लिए वो व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, काफ़ी लंबे समय तक दूर दूर तक वो व्यापार करते थे। सागरों के माध्यम से करते थे, जलों के माध्यम जल स्थल, ठीक है, दोनों के माध्यम से वो करते थे, राइट। तो बात अब ये आती है कि ये व्यवस्था जो थी काफ़ी लंबे समय तक चली, काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसमें आप जानते हो जैसे मान लेते हैं किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल हैं, किसी के पास कुछ चीनी है या किसी के पास कुछ है और है, तो वो क्या करते थे, लेन देन करते थे। तो किसी के पास कुछ और है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम उसको उत्पादन में ले सकते हैं, राइट, जो उत्पादन होता था उनका अपना अपना। तो किसी के पास मान लो गेहूं है तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो व्यक्ति इससे ले लेता था, राइट, और इसको इस व्यक्ति से अगर नीड होती थी तो वो इससे ले लेता था, अगर वो इसको नीड नहीं होती थी तो वो इससे ले लेता था, राइट। अब जब उन्होंने इससे लिया, राइट, सुनो, इससे लिया, अब इसने इससे बदल लिया, इससे बदल लिया, तो अब इसको नीड हो गई, अब इसको नीड थी तो वो इसने इससे पूरी कर ली। अब इसकी जो नीड थी वो इससे थी तो वो इससे ले लेता था, राइट। तो इस प्रकार से ऐसी कनेक्टिविटी बनी रहती थी कि कोई कहाँ से लेता था, यहाँ से कोई लेता था, इस प्रकार से लेता था, राइट, इस प्रकार से। तो ये जो एक प्रकार का जो संबंध था, ये जो एक प्रकार का आपको संबंध मिलेगा ना, ठीक है, ये आपको एक प्रकार का संबंध मिलेगा। तो यही होती थी वस्तु विनिमय व्यवस्था। क्या होती थी? वस्तु विनिमय व्यवस्था। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं तो जो वस्तुएं, जो कमोडिटी होती थी, जैसे अनाज हुए, राइट, इसमें अनाज के साथ साथ आप अन्य भी ले सकते हो, जैसे कुछ धात्विक पदार्थ भी ले सकते हो, तो उनका भी लेन देन होता था।
क्या होता था, उनका भी लेन देन होता था, लेकिन उनका लेन देन जो रहा था इस समय तो अगर एक देखा जाए तो एक समान था, लेकिन आगे चलकर यही वस्तु विनिमय व्यवस्था थी तो इसमें कुछ और फेरबदल होता है। तो उसके अंतर्गत बाद में ये जो सोना था उसको मतलब कि कंफर्टेबल कर दिया गया, राइट, कि अगर आपके पास सोना है, राइट, आपके पास सोना है तो आप किसी से भी कोई भी वस्तु ले सकते हो, राइट। तो ये बाद में देखने को मिलता है। तो ऐसे धीरे धीरे वस्तु विनिमय जो व्यवस्था थी वो अस्थिर होती गई और लास्ट में वो खत्म सी हो गई, लेकिन पूर्णतः आज भी खत्म नहीं, आज भी लोग उपयोग करते हैं। चलिए, तो बात यही आती है, तो वस्तु विनिमय के आधार पर पहले लेन देन होता था। पहले किसी प्रकार का कोई मुद्रा नहीं होती थी, ना मुद्रा का कोई प्रचलन था, ना किसी सरकार द्वारा कोई अथॉरिटी के माध्यम से उसको प्रमाणित किया गया था, ना वो लीगल टेंडर थी, ऐसी कुछ भी नहीं था, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग जागरूक होते गए, ठीक है, जैसे लोग जागरूक होते गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पास सोना रखना प्रारंभ कर दिया, राइट, सोना रखना प्रारंभ कर दिया। तो जिस व्यक्ति को जैसी नीड होती थी तो हर व्यक्ति के पास अगर सोना होता था तो वो किसी से भी वस्तु ले सकता था, किसी से भी वस्तु ले सकता था। मान लो किसी के पास अगर सोना है, राइट, तो वो सोना को एक निश्चित टारगेट कर दिया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर सोना है तो वो कोई भी वस्तु किसी के पास से ले सकता है जाकर के, राइट। फिर उसको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो उससे बदले, उसके पास नहीं है तो वो दूसरे से बदले, ऐसा नहीं कर सकता था। मान लेते हैं कि इसके पास सोना है, राइट, इसके पास सोना है और वो क्या करता था, इसके पास अगर कोई वस्तु है तो वो जाएगा सोना लेके इससे वो वस्तु ले लेगा जाके, राइट। लेकिन पहले ऐसा होता था, मान लो शुरुआत में इसके पास गेहूं था, इसके पास चावल था, तो ये गेहूं एक्चुअली में ये नहीं लेना पसंद करता था, लेकिन ये इसके पास चावल था, राइट, इसके पास चावल था, तो फिर दिक्कत आ जाती थी, लेन देन में समस्या आती थी। ओके, तो इसको कोई चीज़ की नीड नहीं है तो फिर ये क्यों बदलेगा, इसको कोई चीज़ की नीड नहीं है, इसको कोई चीज़ की नीड नहीं है, तो फिर इनके बीच में जो लेन देन होगा तो बड़ी समस्या आ गई कि अब इनके बीच में लेन देन कैसे होगा, क्योंकि इसके पास तो चावल हैं लेकिन इसके पास गेहूं है, लेकिन ये गेहूं लेना पसंद नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी गेहूं भी है, लेकिन इसके पास चावल नहीं है बेचारे के पास, तो ये कहाँ से ले, समस्या आ गई कि नहीं। और ये इनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है, ये देना नहीं चाह रहे, तो अब समस्या इस वजह से वस्तु विनिमय में कई सारे देखे जाए तो चुनौतियां सामने देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अंतिम रूप से फिर सोना को निर्धारित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास सोना है, राइट, अगर सोना है तो वो किसी व्यक्ति से कुछ भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं करेगा, राइट। तो सोना जो है एक प्रकार का आभूषण जो है उसको निर्धारित किया गया कि सोना के माध्यम से वो वस्तु विनिमय में के तहत वो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी परचेज कर सकता है, लेन देन कर सकता है। तो इस सोना का फिर उनको अंतिम आधार स्पष्ट कर दिया गया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार से वस्तु विनिमय जो व्यवस्था है उसको आपको समझ में आया होगा। चलो, अब हम बात ये करते हैं कि ये तो वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए कि फंजिबल और प्रतिमोच जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, उसको अगर थोड़ा आप समझोगे तो फिर आगे डिटेल से समझने में कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। जैसे आप जानते हो फंजिबल से कहते हैं, राइट, क्योंकि इससे जुड़ा जुड़ा है, वो भी इससे जुड़ा ही जुड़ा है। जैसे फंजिबल की बात करते हैं, फंजिबल या हम इसे बोलते हैं प्रतिमोच, ये जो शब्द है ना काफ़ी टफ है, लेकिन आप देखोगे इसको थोड़ा इजी से हम समझा देंगे, तो इजी से हम समझा देंगे। देखिए क्या होता है कि अगर व्यक्ति क्या करता है, लेन देन करता है, राइट, पहले व्यक्ति लेन देन करते थे, राइट, तो क्या उस समय फंजिबल प्रतिमोच नहीं देखने को मिलता था, बिल्कुल देखने को मिलता था, बिल्कुल देखने को मिलता था। तो आप चीज एक समझिए कि वस्तु विनिमय के अंतर्गत ही अगर हम फंजिबल प्रतिमोच को समझते हैं, फंजिबल प्रतिमोच को समझते हैं, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसका एक बेसिक चीज है, राइट। फंजिबल प्रतिमोच जो है वो वस्तु विनिमय का एक क्या है, बेसिक है, बेसिक रिक्वायर है, जो वस्तु विनिमय व्यवस्था को क्या करता है, वो निर्धारित करता है, उसको स्पष्ट करता है, राइट। तो जैसे आप समझिए फंजिबल प्रतिमोच होता क्या है, तो फंजिबल जो प्रतिमोच है एक्चुअली में अगर देखा जाए
तो एक निश्चित राशि ले लो, चाहे आप गेहूं ले लो या आप कोई इस प्रकार से धातु ले लो, जो जिसके ऐसे बोल सकते हो, ऐसी धातु या ऐसे कुछ अनाज ले सकते हो जिसको तोड़ करके उसकी कीमत और एक मिला करके उसकी कीमत जब सेम हो जाती है तो उसे बोलते हैं फंजिबल या प्रतिमोच। एग्जाम्पल तो समझ लो तो बेहतर रहेगा, शायद डेफिनेशन ना समझ में आई हो। मतलब मेरा कहने का ये है, फंजिबल या प्रतिमोच उसे कहते हैं जब कोई अनाज या धातु, जब कोई अनाज या धातु को जब तोड़ते हैं, राइट, अनाज या धातु को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने पर एक बड़ी राशि और एक छोटी राशि के जो मूल्य है वो एक समान होता है, राइट, मूल्य है एक समान होता है, साथ ही साथ उनको आपस में मिला के एक कर दिया जाता है, वही फंजिबल प्रतिमोच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लो, एग्जाम्पल में अगर आप ले लोगे सोना का, राइट, सोना का, क्या सोना फंजिबल प्रतिमोच है? बिल्कुल हाँ है। वो कैसे है थोड़ा समझो। सोना आप देखोगे, मान लो सोना है आपके पास में, तो सोना आप देखोगे जितना भी कितना भी ग्राम ले लो आप, जैसे हम बात करते हैं ये इसको 500 ग्राम का, मतलब ये सोना है, राइट, पैकेट है उसका सोना का, तो ये 500 ग्राम का है। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो इसके अगर गहने बनाए जाएं, इसके अगर आभूषण बनाए जाते हैं, राइट, इसके हम आभूषण अगर बनाते हैं तो आभूषण में आप देखोगे 100-100 ग्राम के हम 5 बना लेते हैं, 100-100 ग्राम के 5 इसके आभूषण बना ले रहे हैं। तो आप एक चीज यहां सोचिए, आप एक चीज यहां सोचो कि जो आभूषण बनाए हैं, राइट, जो आभूषण बनाए हैं तो इनका जो वजन है, इनका जो वजन है और इसका जो वजन है वो एक समान रहेगा। कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। अगर आप देखो, अशुद्धियों की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे अब अशुद्धियां मिला दो, तांबा मिला दो, कुछ पीतल, तो ये नहीं यहाँ पे करना है। बस हम का मतलब हम यहाँ इस वजह से समझा रहे हैं आपको कि 500 का कोई एक पैकेज है सोने का, 500 ग्राम का है या 100 ग्राम का है, जैसा भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल पे। तो ये क्या है? सोने का पैकेट है और इस पैकेट का अगर आभूषण बनाए जाते हैं, राइट, इस पैकेट के अगर आभूषण बनाए जाते हैं और इन आभूषणों को, राइट, ये अलग अलग तोड़ तोड़ के बनाए गए, ठीक है, तो ये क्या है? एक छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये क्या है? बड़ा टुकड़ा है। तो आप ऐसे ले लो, बड़ा टुकड़ा, छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े। तो बड़ा टुकड़ा का जो मूल्य है, बड़ा टुकड़ा की जो वैल्यू है, बड़ा टुकड़ा की जो वैल्यू है वो छोटे टुकड़ों की जो वैल्यू है उसके एक समान हो, छोटे टुकड़ों की जो वैल्यू है उसके एक समान हो, राइट। साथ ही साथ इनका जो वजन है, राइट, इनका जो वजन है या इसका वजन है वो एक समान हो, ठीक है। इसे भी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फंजिबल प्रतिमोच। इसका अर्थ आप क्या समझे? अगर किसी बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, किसी बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का पुनः वही एक बड़ा टुकड़ा बना दिया जाए, उसे कहते हैं फंजिबल प्रतिमोच। कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी कमोडिटी ले लो, अगर उस कमोडिटी के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, अगर उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को पुनः बड़ा टुकड़ा अगर बना दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो फंजिबल है, अर्थात प्रतिमोच है। तो क्या सोना फंजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि सोने को छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं और उनको पुनः पिघला करके एक बड़ा टुकड़ा भी बनाया जा सकता है और उसकी जो कीमत है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, सेम कीमत रहेगी। समझ रहे हो? सेम कीमत रहेगी, सेम वजन रहेगा, तो इसलिए सोना जो है वो फंजिबल प्रतिमोच है। एग्जाम्पल हम अगर दूसरा लेते हैं तो दूसरा अगर हम लेते हैं तो दूसरा में आप बोल सकते हो अनाज। जैसे अनाज में अगर हम देखते हैं तो जैसे गेहूं है, राइट, अब गेहूं के ये 1 kg गेहूं है, राइट, अब 1 kg गेहूं की कीमत आप मान लो 20 रुपये है, ठीक, 20 रुपये है। तो 1 किलो जो गेहूं है, 1 किलो गेहूं में अगर आप 100-100 ग्राम के 10 टुकड़े कर लो, 100-100 ग्राम के आप 10 टुकड़े कर लो, ठीक, ये कर लिए 100-100 ग्राम के 10 टुकड़े। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है क्या इनकी जो कीमत है, इनकी जो कीमत है 100 ये 100-100 ग्राम के हैं, इनकी जो कीमत है
और 1 किलो गेहूं कीमत है, इसमें कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम का जो जो गेहूं की कीमत है वो 20 के रेट पे ही उनकी 100 ग्राम की वैल्यूअल है, राइट। 100 ग्राम की जो वैल्यूअल है वो 20 रुपए के रेट पर ही है। तो 1 किलोग्राम की जिस प्रकार से 20 रुपए की रेट थी, उसी प्रकार से जो 100 ग्राम के 10 टुकड़े हैं उनकी भी 20 रुपए के आधार पर ही वैल्यू है, राइट। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि आप वजन में कोई हेर फेर है, तो वजन में हेर फेर अगर हम तौल के आधार पर देखेंगे तो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम तौल के आधार पर नहीं देखेंगे, हम टुकड़ों के आधार पर देखेंगे। तो टुकड़ों के आधार पर अगर आप देखोगे तो गेहूं के छोटे छोटे टुकड़ों कर लो 10 और उनको पुनः मिला दो एक एक गेहूं, तो वो 1 केजी फिक्स बन जाएगा जाके, राइट। अगर उसके 10 टुकड़े कर दोगे तो वो भी जो टुकड़े हैं तो उसके टुकड़े और 1 केजी जो वजन है उनका सेम रेट रहेगा, सेम वजन रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक फंजिबल है। तो अनाज भी जितने होते हैं, चाहे कोई भी अनाज हो, गेहूं, चावल, दाल, जितनी भी अनाज हैं, तिलहने, तो ये सभी क्या हैं? ये फंजिबल हैं, प्रतिमोच हैं। क्या हैं? प्रतिमोच हैं, अर्थात इनके बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों का एक बड़ा टुकड़ा भी बनाया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? फंजिबल प्रतिमोच है। इसके बाद आप जानते हो रुपया। क्या रुपया भी फंजिबल प्रतिमोच है? बिल्कुल हाँ है, क्योंकि रुपया में आप देखोगे तो लेन देन होता है, रुपयों में लेन देन होता है। जैसे आप जानते हो कि आपके पास 500 का नोट है और 500 के नोट के आप जानते हो 50 के आप कई सारे नोट ले लो, तो उनकी जो वैल्यू है वो एक समान रहेगी। क्या रहेगी? एक समान रहेगी। जैसे 50 के आप 500 का 50 के रुपए ले सकते हो, राइट, और 50 का भी आप 500 का मिला के एक रेट कर सकते हो, समझ रहे हो। यानी कि आपके पास कोई 500 का नोट है, ठीक है, 500 का नोट है, तो किसी के व्यापारी के पास जाओ या किसी दुकान के पास जाओ तो वो 50 के आपको 10 दे देगा, राइट। 50 का आपको 10 दे देगा। तो ये क्या है? इसकी जो रेट देखोगे ना, इसका जो मूल्य देखोगे वो इसके बराबर ही तो है। जो 500 रुपए का जो मूल्य था वो 50 के 10 नोटों का उसका भी मूल्य है, लेकिन 500 के वो टुकड़े हैं 50 के, 500 के वो टुकड़े हैं 50 के। अगर इन्हीं टुकड़ों को अगर पुनः किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो अगर वो 500 का पुनः दे देगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लेन देन है वो उसकी जो मूल्य है, उसकी लेन देन की मूल्य वैल्यू है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। कमी आने का मतलब ये है कि जैसे 50 के 10 टुकड़े हैं, अगर आपने किसी को 500 का नोट है किसी के पास, उसने आपको 500 का नोट दिया और आपने उसको 50 के 10 नोट दे दिए, उसने ले लिए 500। अब बात ये आती है कि तुम फिर उसे वापस करना चाहते हो तो उसे 500 के दे दो। फिर वो क्या करेगा कि 50 की जगह वो 40 का क्या नोट देगा? क्या वो 20 का नोट देगा? क्या अगर वो 20 का देता है तो वो लगभग में 25 नोट देगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 20 के वो 20 ही नोट दे दे, 20 के 20 नोट दे दे कि 500 के बराबर 400 रुपए हो गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम कह सकते हैं कि फंजिबल या प्रतिमोच ऐसी कमोडिटी कहलाती है, चाहे उसमें सोना हो या चाहे उसमें अनाज हो, चाहे उसमें रुपया हो, ये सभी के हैं फंजिबल प्रतिमोच हैं, जिसे बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में किया जा सकता है और छोटे टुकड़ों से पुनः बड़े टुकड़ों में किया जा सकता है। यही कहलाते हैं फंजिबल प्रतिमोच, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर हम एग्जाम्पल पे लें कि प्रतिमोच फंजिबल क्या नहीं है, तो प्रतिमोच फंजिबल अगर आप देखोगे तो हीरा नहीं है, राइट। हीरा अगर आप देखते हो तो हीरा की एक जो मूल्य होता है, ठीक है, उसका जो मूल्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अब उसका एक कोई हीरा ले लो तो हीरे का एक मूल्य एक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जानते हो उस हीरे की अगर हम बात करते हैं, कोई सा हीरा ले लो, उस हीरे की अगर हम बात करते हैं तो वो हीरा जो है एक्चुअली में देखा जाए तो उसका कोई मान लो एक निश्चित मूल्य है, राइट, उसका कोई एक निश्चित मूल्य है। अगर उस निश्चित मूल्य पे अगर आप देखोगे फिर उस हीरे को क्या करो, आप उसके कई सारे टुकड़े कर दो। तो जब आप टुकड़े कर देते हो तो उस हीरे की जो वैल्यू थी, राइट, उस हीरे की जो वैल्यू थी अगर आप उसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है क्या इस वैल्यू के समान रहेगी? क्या बिल्कुल नहीं रहेगी, समझ रहे हो। क्योंकि
जो हीरा होता है, अगर हीरे को आप तोड़ देते हो, हीरे को अगर आप तोड़ देते हो तो तोड़ने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं, उनकी कोई वैल्यूअल नहीं रह जाती है, कोई वैल्यूअल नहीं रह जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीरा जो है वो फंजिबल या प्रतिमोच नहीं है। राइट, प्रतिमोच नहीं है। क्या हम इन हीरों से, जो छोटे छोटे टुकड़े हीरे के बने हैं, क्या हम इस छोटे छोटे टुकड़े के हीरों से एक बड़ा हीरा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि हम हीरा से पिघला के, हीरों से पिघला करके एक बड़ा हीरा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हीरा अगर टूट जाता है तो कई कई सारे टुकड़ों में टूटता है, तो हम उसे उस हीरा के रूप में स्वरूप उसका नहीं दे पाते हैं जो मुख्य स्वरूप हीरे का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हीरा जो है वो फंजिबल अर्थात प्रतिमोच नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है, टूटने पर उसकी वैल्यू जो है वो एक प्रकार से कम हो जाती है, एक प्रकार से खत्म ही से हो जाती है, क्योंकि टूटे हुए हीरे जो होते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसका कोई काम ही नहीं होता है। समझ रहे हो? तो इस चीज को आप समझ सकते हो कि फंजिबल अर्थात प्रतिमोच क्या होता है और कौन कौन सी कमोडिटी हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हीरा जो है वो नहीं आता है, सोना रुपया, ठीक है, और अनाज जो है वो आ जाते हैं। तो इनका संबंध जो था वो वस्तु विनिमय से कैसे था? तो वस्तु विनिमय से मैंने आपको बताया था कि सोना का एग्जाम्पल लिया था आपको मैंने, कि सोना जो था एक अंतिम, एक विनिश्चित मूल्य निर्धारित किया गया कि इसके आधार पर आप वस्तु विनिमय अगर करते हो तो आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो। राइट, कुछ भी अनाज ले सकते हो, वो मना नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि सोना जो है हर व्यक्ति लेना चाहता है। सोना जो है वो हर व्यक्ति लेना चाहता है, क्योंकि सोना से आभूषण बनते हैं, तो आभूषण हर कोई पहनना चाहता है। राइट, तो इस प्रकार से आप जानते हो कि सोना के लिए कोई मनाही नहीं करेगा। अगर किसी के पास में अधिक संसाधन भी रखे हैं, अगर वो आपको नहीं दे रहा है लेकिन आपके पास सोना है, तो अगर आप उसके पास जाते हो सोना लेकर के तो वो आपको दे देगा, क्योंकि सोना को मना नहीं करेगा। तो सोना एक्चुअली में देखा जाए तो विनिश्चित मूल्य निर्धारित किया गया है और इसी के आधार पर ही विनिमय व्यवस्था को काफी आगे तक ऑपरेट किया गया। राइट, तो कॉपरेट करने का जो काम था वो सोने के आधार पर आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर आप कहोगे वस्तु विनिमय जो था, जो व्यवस्था जो थी वो पूर्ण रूप से उसी आधार पर जो थी जो पहले थी, तो वो नहीं रही, क्योंकि वो समय के साथ उनके सामने चुनौतियां आने लगी, और वो चुनौतियां थी जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर। साथ ही साथ अगर आप देखोगे आपसी कट्टरता थी, आपसी प्रेम व्यवहार के संबंध नहीं थे। राइट, तो इनकी कई वजह से, चुनौतियों की वजह से जो लेन देन था उसमें कई सारी कटु आलोचनाएं देखने मिलने लगी, द्वेष उत्पन्न होने लगा। तो इसकी वजह से वस्तु विनिमय व्यवस्था जो थी पूर्ण रूप से चल नहीं पा रही थी। तो फिर इसलिए सोने का एक निश्चित निर्धारित किया गया, अगर कोई द्वेष भी है, आपका कोई विरोधी भी है या कोई कट्टर है, राइट, तो फिर भी वो सोना लेने से मना नहीं करेगा, वो आपको अनाज दे देगा। चलिए, बात अब ये आती है कि वस्तु विनिमय में इस फंजिबल का और क्या उपयोग है। तो आप जानते हो कि मैंने अनाज की बात की थी, तो अनाज जो था एक्चुअली में देखोगे तो इसके अगर आप टुकड़े करते हो, इसके अगर आप टुकड़े करते हो तो कई सारे टुकड़ों से आपको एक बड़ा अनाज का ढेर बनाया जा सकता है, और बड़े अनाज ढेर के छोटे छोटे हजारों टुकड़े भी किया जा सकते हैं। तो ये वस्तु विनिमय के अंतर्गत काफ़ी उपयोगी थे, क्योंकि वस्तु विनिमय में आप जानते हो कि कोई किसी के पास ढेर है, गेहूं का है या चावलों का है, तो वो ढेर तो ले नहीं जाएगा ना, उसमें से कुछ टुकड़ा ही तो ले जाएगा। तो उस टुकड़े का जो मूल्य है, उस टुकड़े का जो मूल्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति को जब देता है तो उसमें वहां उसके पास जो भी पदार्थ रखा है तो उसका जो मूल्य है उसके एक समान है। राइट, उसके एक समान है। लेकिन हाँ, बात ये आती है कि वो अनाज उसी का करंट बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं या चावल आप उसको कंपेयर कर लो, लेकिन वस्तु विनिमय में कंपेयर होता था। समझ रहे हो? वस्तु विनिमय में कंपेयर होता था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको कि आपको वस्तु विनिमय है व्यवस्था समझ में आई है। राइट, लेकिन आप जानते हो भारत में वस्तु विनिमय के साथ साथ आप जानते हो कि ये जो व्यवस्था थी लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे ये बनी रही, लेकिन पूर्णतः खत्म तो नहीं हुई, चलती रही। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि ये स्पष्ट ना हो पाने की वजह से, क्योंकि इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई। राइट, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो राजा महाराजा थे इनका भी वर्चस्व बढ़ने लगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करने लगे। जब वो अपनी संस्थागत प्रणाली के तहत या वो किसी प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को मैनेज करते थे, तो फिर वो जो लेन देन करते थे, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे कि किस प्रकार से
सिक्के होने चाहिए या मुद्रा होनी चाहिए, तो वो उस आधार पर डिसाइड कर लेते थे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आहत सिक्के आपने सुने हो, तो आहत सिक्के जो थे, तो आहत सिक्के का जो प्रचलन था वो देखा जाए तो मौर्य वंश के समय में था आहत सिक्के के। तो आहत सिक्कों से भी जो लेन देन होता था वो किया जाता था। लेकिन आप जानते हो भारत में अगर सही ढंग से अगर देखा जाए तो जब इंडो ग्रीक आए तो इंडो ग्रीक ने क्या काम किया, जो सोने के सिक्के थे उनको गुदवाना प्रारंभ किया। तो सोने के जो सिक्के की जो शुरुआत हुई थी वो सही ढंग से देखा जाए तो इंडो ग्रीक के समय हुई थी। तो इंडो ग्रीक ने जो गोल्ड के जो कॉइन थे उनको प्रारंभ किया था, राइट। तो आप लिख सकते हो कि भारत में जो सही मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था सिक्कों के रूप में, तो वो हुआ था इंडो ग्रीक के समय में। तो इंडो ग्रीक एक्चुअली में ये विदेशी थे, इंडो साइड थे, लेकिन इंडो ग्रीक के थे, लेकिन वो इंडिया में जब रहने लगे तो इंडो ग्रीक कहलाने लगे, राइट। पहले वो ग्रीक के थे, लेकिन जब वो इंडिया में आ गए तो इंडो ग्रीक कहलाने लगे। तो इंडो ग्रीक जो थे एक्चुअली में इन्होंने ही गोल्ड के सिक्कों का प्रारंभ किया था, राइट। गोल्ड के सिक्कों का इन्होंने ही प्रारंभ किया था। लेकिन इन्होंने अपना जो प्रारंभ किया था वो संपूर्ण हर व्यवस्था में इन्होंने रेगुलेट नहीं किया था, अपनी एक सीमित व्यवस्था के तहत ही ये गोल्ड सिक्कों का वो प्रयोग करते थे, राइट। गोल्ड सिक्कों का वो प्रयोग करते थे। तो ये गोल्ड सिक्कों का प्रयोग केवल इंडो ग्रीक ने ही नहीं किया था, इसके बाद कुषाण भी आता है और गुप्त वंश भी आते हैं, इन्होंने भी सिक्कों का ही प्रयोग किया था। गोल्ड के जो सिक्के होते थे उनका, अर्थात हम उनको कॉइन बोल सकते हैं, गोल्ड के जो कॉइन होते थे इनका इन्होंने काफ़ी प्रचलन, काफ़ी मुद्रा के रूप में इन्होंने प्रयोग किया, लेन देन में काफ़ी प्रयोग किया। तो आप कुषाण भी डाल सकते हो, क्योंकि कुषाण में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया था। कुषाण जो वंश था, जिसका राजा कनिष्क था, उसने काफ़ी सोने के सिक्के बनवाए थे। तो कुषाण में भी गोल्ड के सिक्के रहे हैं। इसके बाद आप जानते हो देखो, लेकिन इंडो ग्रीक जो थे, ध्यान से सुनना, इंडो ग्रीक जो थे इन्होंने चांदी के भी एक बार देख लेना, चांदी के भी सिक्के बनवाए थे, क्योंकि इन्होंने इंडो ग्रीक ने पूर्णतया गोल्ड के सिक्के नहीं करवाए थे। पूर्ण रूप से इनके जो सिक्के होते थे पूरे के पूरे गोल्ड के नहीं होते थे, समझ रहे हो। इन्होंने गोल्ड के अलावा अन्य भी सिक्के जारी किए थे, जैसे तांबा का शायद इन्होंने जारी किया था। तो इंडो ग्रीक जो थे गोल्ड के सिक्कों के साथ साथ अन्य सिक्कों को भी जारी किए थे। लेकिन कुषाण वंश जो था वो एक ऐसा वंश था जिसने केवल गोल्ड के ही सिक्के जारी किए थे, राइट। केवल गोल्ड के ही सिक्के जारी किए थे, अन्य सिक्के जारी नहीं किए थे। जबकि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने अन्य सिक्के भी जारी किए थे, लेकिन गोल्ड के जो सिक्कों की शुरुआत जो हुई थी वो इंडो ग्रीक से हुई थी, राइट। कुषाण में बाद में जारी हुए थे, लेकिन कुषाण जो थे उन्होंने केवल गोल्ड के सिक्कों को जारी किया था, जबकि इंडो ग्रीक ने गोल्ड के अलावा भी कई सिक्के जारी किए थे, अन्य धातुओं के भी, राइट। चलो, तांबे के जैसे। इसके बाद आता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश भी आप जानते हो, गुप्त वंश में जैसे समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, राइट, चंद्रगुप्त है, इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे, राइट। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन्होंने भी क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। तो इन्होंने भी आप जानते हो गोल्ड कॉइन जो होता था उसके सिक्के जारी किए थे। तो इसके अंतर्गत समुद्रगुप्त ने तो अपने सिक्कों पर बीड़ा का मतलब चित्रण किया था, राइट। गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त थे काफ़ी फेमस राजा रहा है, सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त रहा है। तो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए थे गोल्ड के, राइट, तो उस पर उसने अपनी को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया है, अपने को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो गुप्त वंश में भी जो गोल्ड के सिक्के जारी होते थे उस पर राजा का बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आप जानते हो कि यही जो सिक्के थे एक्चुअली में, यही जो सिक्के थे वो टका के रूप में आने लगे। तो टका एक्चुअली में देखा जाए कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में देखा जाए एक टका जो होता था वो भी धातु का ही होता था, राइट। वो भी धातु का ही होता था। बस ये है कि वो टका जो था एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक सिक्के जो गोल्डन के होते थे, राइट, गोल्डन के जो सिक्के होते थे या अन्य कोई सिक्के होते थे उनका वो एक प्रतिरूप होता था। जरूरी नहीं है कि वो गोल्डन के ही हो,
वो टका जो होता था जरूरी नहीं था वो गोल्डन का ही हो, उसमें तांबा का भी हो सकता है, जीतल भी का भी हो सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हो जो टका होता था एक्चुअली में उसमें अन्य धातु का भी सिक्का मिल जाता था, लेकिन उसका नाम टका दे दिया गया। तो टका में ऐसा नहीं है कि केवल गोल्ड का ही हो, जीतल का हो और चांदी का हो, लेकिन उसमें अन्य भी हम ले सकते हैं, राइट, अन्य धातु भी ले सकते हैं। तो केवल एक एक धातु को हम टका नहीं बोलते हैं। टका के अंतर्गत बस ये था कि अन्य अन्य धातुओं का जो मटेरियल बनता था उससे जो सिक्का बनाया जाता था उसे हम टका का रूप प्रतिरूपण उसको दे देते थे। तो टका भी प्रचलन में रहा है। तो टका में आप जानते हो जैसे इधर तांबा का बनता था, राइट, तांबा का था, अन्य धातुओं का भी था। जीतल जो था आप जानते हो ये भी देखा जाए तो ये भी तांबा का ही बनता था, समझ रहे हो। जीतल है टका, ये टका के रूप में भी था, जीतल तांबा के रूप में भी मिलता था। इसके बाद आप जानते हो रुपया, रुपया जो था, रुपया एक्चुअली में ये रूपक के नाम से आया था। रुपया जो था ये रूपक के नाम से प्रचलन हुआ था। तो रूपक एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो रूपक जो था, राइट, ये रूपक जो था ये इसकी जो शुरुआत की थी वो शेरशाह सूरी ने की थी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने की थी। हुमायूं के समय की बात है, राइट, हुमायूं के समय की बात है जब शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं जब गद्दी को ग्रहण कर लिया तो फिर उसी ने, शेरशाह जो सूरी था उसी ने क्या किया था, इस रूपक को जारी किया था, राइट, इस रूपक को जारी किया था। इससे पहले जो सिक्के जो थे गुप्त वंश रहा है, इसके बाद आप जानते हो अन्य बहुत सारे वंश रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप जानते हो गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है, ऐसे बहुत सारे वंश रहे हैं, राइट। तो इन वंशों ने भी अगर आप देखोगे जो सिक्के जारी किए थे तो इन्होंने भी चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इन सिक्कों को उन्होंने भी प्रचलन में चलाए हैं, इन्होंने भी प्रचलन में रखे हैं। लेकिन भारत में अगर रुपया की जो वर्तमान स्थिति देखती है ना तो इनकी जो स्थिति है वो रूपक में के रूप में आई थी पहले, राइट, रूपक के रूप में आई थी। वो जो सिक्का होता था वो चांदी का होता, हाँ, चांदी का होता था। वो सिक्का जो होता था एक्चुअली में ये जो रूपक होता था ये चांदी का होता था, ठीक है। और इसे किसने चलाया था, वो शेरशाह सूरी ने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। और इसे बाद में यही रूपक रुपया में परिवर्तित हो गया, यही रूपक जो था ये बाद में रुपया के रूप में परिवर्तित हो गया। और यही वर्तमान में जो रुपया देखने को मिलता है ये उसी की देन है, रूपक के नाम से रुपया बनता है। लेकिन अब वर्तमान में जो है वो चांदी का नहीं है, ठीक है, स्टील का है, वो चांदी का नहीं है, वो है तो धातु का ही है, राइट। तो स्टील और धातु, स्टील की उस पर लेयर होती है वह निकल की, लेकिन वो होता है लोहे का, ठीक है। तो वर्तमान में अगर आप रुपया देखोगे तो ये चांदी का नहीं है, वो लोहे का ही है, उस पर जो निकल की लेयर होती है, ठीक है, वो स्टील नुमा बन जाता है। चलिए तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, पर्याप्त है। चलो तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि सिक्के जो होते हैं उनके क्या प्रकार हैं, अर्थात टाइप ऑफ सिक्के। तो सिक्के के अगर हम प्रकार देखें तो सिक्के दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सिक्के होते हैं। पहला पूर्णकाय, पूर्णकाय मुद्रा इसे बोलते हैं। सिक्के भी एक्चुअली मुद्रा ही होते हैं, ठीक है, पूर्णकाय मुद्रा। दूसरे जो होते हैं, दूसरी अगर आप देखोगे तो ये होते हैं टोकन, या हम सांकेतिक मुद्रा बोल सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। तो पूर्णकाय मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा ये एक्चुअली में सिक्कों के आधार पर, क्योंकि उस समय करेंसी तो थी नहीं, यानी कि पेपर करेंसी तो थी नहीं, करेंसी तो थी लेकिन वो सिक्कों के रूप में थी, लेकिन पेपर करेंसी नहीं थी, ठीक है, पेपर करेंसी नहीं थी। तो उस समय जो सिक्के जारी होते थे वो दो आधार पर थे, एक तो था पूर्णकाय मुद्रा के रूप में, एक था सांकेतिक मुद्रा के रूप में। तो सिक्कों के प्रकार के अंतर्गत आप जानते हो जो पूर्णकाय मुद्रा थी, राइट, जो पूर्णकाय मुद्रा थी ये एक्चुअली में ऐसा सिक्का होता था जिसमें अगर आप देखोगे जो धातु होती थी वो अंकित मूल से अधिक होती थी, राइट, इसमें जो धातु होती थी वो अंकित मूल से अधिक होती थी। ऐसे समझिए, आप एग्जाम्पल तो समझोगे तब बेहतर आएगा। जैसे आप जानते हो कि कोई एक सिक्का है, राइट, कोई एक सिक्का है
अगर उसकी एक निश्चित वैल्यू तय की गई है, उसकी एक निश्चित वैल्यू तय की गई है कि आप इस रेट के हैं, ठीक है, समझ रहे हो, एक निश्चित वैल्यू तय की गई कि 10 रुपए का सिक्का मान लो, ठीक है, 10 रुपए का सिक्का मान लो, तो इसकी एक वैल्यू निश्चित की गई। तो अब बात ये आती है कि ये तो उसका अपना एक अंकित मूल्य डिसाइड किया गया, ठीक है, इसका ये एक अंकित मूल्य डिसाइड किया गया, राइट। लेकिन बात ये आती है कि ये जो 10 रुपए का सिक्का है, ये जो 10 रुपए का सिक्का है, तो इससे 10 रुपए के सिक्के से अधिक इसमें धातु का उपयोग किया जाता था, इसमें धातु का उपयोग किया जाता था। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सिक्का यूज होता था, राइट, जो सिक्का यूज होता था, उस सिक्के में अगर आप देखोगे, उसका जो सिक्के का अंकित मूल्य है, उसके जो अंकित मूल्य है, इससे अधिक इस सिक्के में धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए ये मुद्रा जो कहलाती थी पूर्णकाय मुद्रा कहलाती। ऐसे समझ लो एग्जाम्पल से कि धातु ग्रेटर देन अंकित मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिक्का है, उसमें उसका मूल्य 10 रुपये निर्धारित किया गया है, 10 रुपये निर्धारित किया गया है, और उस सिक्के में क्या होता था कि 10 रुपये से ज़्यादा, 10 रुपये से ज़्यादा उस सिक्के में क्या करते थे, धातु लगा देते थे, उसमें धातु लगा देते थे। अगर ये सिक्का किसी समय राजा बंद कर दे या किसी परिस्थिति समय इस सिक्के को क्या हो जाए, खत्म कर दिया जाए, राइट, तो जो जनता के पास सिक्के बचते थे, तो उस सिक्के में क्या करते थे, वो पिघला करके, ठीक है, वो कुछ अपना आभूषण बना लेते थे, पिघला करके वो आभूषण बना लेते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मुद्रा कहलाती थी वो पूर्णकाय मुद्रा कहलाती थी, पूर्णकाय मुद्रा कहलाती थी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक सिक्का है और उस सिक्का की जो मूल्य है, उसका जो अंकित मूल्य डिसाइड किया गया है, उस अंकित मूल्य से, उसमें अंकित मूल्य से ज़्यादा उसमें धातु लगा दी जाती थी, ताकि अगर सिक्का आने वाले समय में अगर वो बंद हो जाता था, तो उसमें उपस्थित धातु थी उसका लोग उपयोग कर लेते थे, उसके लोग उपयोग कर लेते थे। तो इसलिए वो सिक्का जो होता था कभी लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होता था, कभी नुकसानदायक नहीं होता था, राइट, क्योंकि उसमें उतने रुपए की धातु है, जितने रुपए का उनका पास सिक्का है उससे ज़्यादा उसमें धातु लगा देते थे, ताकि लोग क्या करें, उससे धातु का पिघला करके अपना आभूषण बना सकें, अगर बाई चांस किस प्रकार से राजा अगर मुद्रा को बंद कर देता है। तो ऐसी जो मुद्रा कहलाती थी पूर्णकाय मुद्रा कहलाती थी, राइट, ऐसी जो मुद्रा होती थी वो पूर्णकाय मुद्रा कहलाती थी, उसमें अंकित मूल्य से ज़्यादा धातु लगा दी जाती थी, राइट। अब वो धातु सोना हो सकती है, चांदी हो सकती है, जैसा भी हो। दूसरी जो आती है सिक्का होते थे सांकेतिक, और सांकेतिक अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो मुद्रा थी पूर्णकाय वाली, ये पहले बहुत प्रचलन में थी, लेकिन बाद में जब सांकेतिक मुद्रा आ गई, तो इस सांकेतिक मुद्रा में क्या हुआ कि जो अंकित मूल्य इसका जो डिसाइड किया जाता था, राइट, अंकित मूल्य जो इसका डिसाइड किया जाता था वो अधिक होता था, वो कैसा होता था, अधिक होता था, जबकि इसमें जो धातु प्रयोग की जाती थी वो कम की जाती थी, समझ रहे हो। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत अंकित मूल्य अधिक होता था जबकि धातु कम होती थी, जबकि पूर्णकाय मुद्रा जो होती थी उसमें जो धातु थी वो अधिक होती थी जबकि अंकित मूल्य कम होता था, समझ रहे हो। तो अंकित मूल्य का मतलब यही है कि अगर इसका मूल्य 10 रुपये डिसाइड किया गया था, 10 रुपये डिसाइड किया गया था, तो इसमें जो धातु लगाई जाती थी इस सिक्के में, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो सिक्का होता था उसमें जो धातु लगाई जाती थी, वो धातु जो होती थी वो एक्चुअली में कम होती थी, राइट, ये धातु होती थी ये कम होती थी, जबकि अंकित मूल्य इसका ज्यादा होता था। तो ये लोगों के लिए नुकसानदायक होता था, अगर बाई चांस इसको बंद कर देते थे तो जनता के पास जो सिक्का है तो वो उतने मूल्य का नहीं है, उतने मूल्य का नहीं है कि वो उस धातु का प्रयोग करके अपने को बेनिफिट प्राप्त कर सकते थे, तो ऐसा तो नहीं था। तो सांकेतिक मुद्रा थी जो एक्चुअली में एक चुनौतीपूर्ण मुद्रा सामने पेश हुई, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा में धातु का जो उपयोग होता था वो अंकित मूल्य से कम किया जाता था, कम डिसाइड किया गया था, जबकि पूर्णकाय मुद्रा में अधिक था, ठीक है। चलो, तो ये आप समझ सकते हो सिक्के के प्रकार में जो सिक्के होते थे वो बेसिकली किन दो आधारों पर डिसाइड किए गए थे। चलिए।
और ये सिक्के एक्चुअली बोले जाते थे ना, इनको बोलते थे दीनार। को क्या बोलते थे? दीनार। तो दीनार के अंतर्गत पूर्णकाय मुद्रा भी आ जाती थी। तो दीनार जो था, एक दीनार, ठीक है, एक दीनार था, उसमें कोई भी 10 ग्राम का सोना मिला देते थे, राइट, 10 ग्राम का सोना मिला देते थे, तो वो सोना जो था वो एक्चुअली में उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा हो जाता था, तो वही कहलाती थी, वही दीनार कहलाती थी पूर्णकाय मुद्रा। जबकि जबकि उसी दीनार के अंतर्गत अगर मुद्रा जो सॉरी धातु जो थी वो कम कर देते थे तो वही कहलाती थी सांकेतिक मुद्रा, लेकिन वो थी दीनारी। तो दीनार एक्चुअली में देखा जाए तो काफ़ी प्रचलन में रही है, ठीक है, हमारे इतिहास में काफ़ी प्रचलन में रही है, और ये मध्यकालीन भारत में देखने को मिल जाती है। चलो, तो सांकेतिक मुद्रा का जो एक्सपेरिमेंट था वो अगर देखोगे तो चाइना ने भी किया था, ईरान में ने भी किया था, और काफ़ी सफल भी रहे, लेकिन ये पूर्णतया इसमें सफलता नहीं मिली। सफल तो वह थे, लेकिन आप जानते हो क्योंकि ये जो मुद्रा थी, सांकेतिक मुद्रा थी, इसमें धातु कम थे, तो लोग पसंद करते थे, विवश में करते थे, तो वो सफलता थी वो उसी प्रकार की, आप समझ सकते हो। तो भारत में भी अगर सांकेतिक मुद्रा देखोगे तो जूना खां, जो मोहम्मद खां था, हिजर खां जिसे बोलते हैं, मोहम्मद खां, जूना खां था, उसके समय में ये सांकेतिक मुद्रा काफ़ी प्रचलन में रही थी, और उसने ही इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो जूना खां जो था, जूना खां ने सांकेतिक मुद्रा का एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, सांकेतिक मुद्रा का एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं भारत में सही से जो मुद्रा की शुरुआत है। भारत में सही से अगर मुद्रा की आप शुरुआत देखोगे, जो गवर्नमेंट भारत सरकार के माध्यम से जो रेगुलेट की जाती है, तो आप जानते हो कि भारत में जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार ने 1906 में एक एक्ट लाई थी, 1906 में एक्ट लाई थी, क्वाइन एक्ट, इंडियन क्वाइन एक्ट। तो इंडियन जो क्वाइन एक्ट था, इसके तहत भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी, राइट, भारत में जो सिक्के थे इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1906 में। तो उस समय जो सिक्का होते थे वो आना के आधार पर डिसाइड किए गए थे, राइट। वो आना, जैसे आप जानते हो, आना का मतलब ऐसा होता है कि एक सिक्का यानी कि एक जो रुपया होता था, क्योंकि रुपया जो पहले से प्रचलन में था, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में ही आ गया था। तो ये जो रुपया था, ये जो रुपया था, इस प्रणाली के तहत अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉइन जो एक्ट था उसके तहत इसको 16 आना के बराबर डिसाइड किया गया, 16 आना, राइट। तो एक रुपया जो होता था वो 16 आना के बराबर होता था, और एक जो आना था, राइट, एक जो आना था वो 12 पैसे के बराबर होता था, 12 पैसे के बराबर होता था। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो डिसाइड किया गया था, एक रुपया बराबर 16 आना, एक आना बराबर 12 पैसे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन आनों का झंझट खत्म कर दिया, ये जो आना थे इनका झंझट खत्म किया, सीधा सीधा एक रुपया बराबर 100 पैसा कर दिया गया, ठीक है, 100 पैसा। और 100 पैसा का जो आधा था उसको कहते 50 पैसा, या उसे बोलते थे अठन्नी, ठीक है। लेकिन अठन्नी एकदम डायरेक्ट नहीं शब्द आया था, ये अठैनी अठैनी करके फिर अठन्नी आ गया था। हम्म। तो इसका जो 25 पैसा था उसको बोलते थे चिवन्नी। इसको क्या बोलते थे? चिवन्नी, ठीक है। तो ये तो 25 पैसा 50 पैसा ये तो समाप्त तो हो गए, ठीक है, ये 2003 4 5 में शायद ये समाप्त हो गए सभी 50 पैसे, और ये 25 पैसे उनको समाप्त कर दिया गया। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की जो मुद्रा प्रणाली थी,
भारत की जो मुद्रा प्रणाली थी इसको व्यवस्थित करने का जो आधार दिया गया था, राइट, आधार दिया गया था वो भारत सरकार को दिया गया कि जो 1 रुपया का जो सिक्का था, 1 रुपया का जो सिक्का था उसको कौन छापेगी, वो छापेगी भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार। और इस पे जो सिग्नेचर होंगे वो होंगे जो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होते हैं उनके सिग्नेचर की बात की गई। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 1 रुपया था, राइट, 1 रुपया जो था इस पर जो नियंत्रण होता है वो होता है भारत सरकार का, क्योंकि भारत सरकार का मतलब है केंद्र सरकार का, राइट। तो केंद्र सरकार जो होती है 1 रुपये को छपवाती है, 1 रुपये को छपवाती है। तो केंद्र सरकार ने 1 रुपये के जो नोट हैं, चाहे वो 1 रुपये का नोट हो चाहे वो सिक्का हो, 1 रुपया का, केवल 1 रुपये का बात करते हैं, क्योंकि 1 रुपये का पहले नोट भी चलता था, ठीक है, पहले 1 रुपये का नोट भी चलता था, करेंसी, पेपर करेंसी के रूप में भी पहले चलता था, लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का होता था उस पर भारत सरकार का नियंत्रण होता था, भारत सरकार का नियंत्रण होता था, चाहे वो नोट के रूप में हो चाहे सिक्का के रूप में हो। तो अब बात ये आती है कि ये नियंत्रण जो था ये किसका होता था, भारत सरकार का, किसका होता था, भारत सरकार का। इसको, इस पर आरबीआई का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, ना आरबीआई इसे छापती थी, ठीक है, आरबीआई ना इसे छापती थी, ना ही आरबीआई का इस पर नियंत्रण था, केवल भारत सरकार का ही नियंत्रण होता था, भारत सरकार ही छपवाती थी। तो भारत सरकार जो थी 1 रुपये के सिक्कों छपवाती थी और इस पर जो सिग्नेचर होते थे वो होते थे वित्त सचिव के, राइट, और अभी भी वित्त सचिव के ही होते हैं, ठीक है। तो वित्त सचिव के क्या होते हैं, इस पर सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये पे। चलिए, तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसमें जो काम करता है वो वित्त मंत्रालय काम करता है भारत सरकार का, और इस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के। ये जो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलो, तो 1 रुपया अगर आप देखोगे ना तो कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं, तो ये मुंबई है, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो 4 बड़े बड़े जो महानगर हैं, राइट, ये जो बड़े बड़े महानगर हैं, इन महानगरों में ही क्या है, इन सिक्कों को ढाला जाता है, इन सिक्कों को इन्हीं महानगरों में ढाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको 1 रुपये के सिक्के में समझ में आ गया होगा। तो लेकिन आप जानते हो इसे भी सरकार ने 1994 में इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन 2016 में जब वो विमुद्रीकरण हुआ, राइट, 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो फिर इसे पुनः 1 रुपया का जो सिक्का था इसे प्रारंभ कर दिया, पुनः इसे प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो पहले ये 1994 में समाप्त कर दिया गया था 1 रुपये के सिक्का को, फिर 2016 में से पुनः स्टार्ट कर दिया गया। तो 2016 में आप जानते हो इतने छोटे छोटे 1 रुपये के आने लगे थे, ठीक है, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं चलते हैं, राइट। तो अब बड़े बड़े 1 रुपये के आते हैं। ये बीच में भी आप जानते हो अठन्नी जैसे जो रुपये थे वो 1 1 रुपया का जो था वो अठन्नी जैसा आने लगा था, लेकिन अब नहीं आते, अब वो बड़ा आना लगा है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसी में लीगल टेंडर, वैधानिक मुद्रा क्या होती है। तो लीगल टेंडर की अगर हम बात करें, आपने शब्द सुना होगा लीगल टेंडर, इसे वैधानिक मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैधानिक मुद्रा। और ये एक प्रकार की ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है, जो सरकार द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है, और सरकार में हम भारत सरकार ले सकते हैं, राइट, भारत सरकार लेते हैं, ओके, और इसमें हम आरबीआई को भी लेते हैं। तो आरबीआई एक्चुअली में भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करती है, तो आरबीआई को भी हम लेते हैं। तो या भारत सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा अगर किसी प्रकार की मनी रेगुलेट की जाती है, राइट,
अगर उसको वैधानिक मुद्रा के तहत दर्जा प्रदान किया जाता है, और वो वैधानिक मुद्रा का मतलब ये हुआ कि मैं धारक को इतना इतना वचन देता हूँ। वैधानिक मुद्रा का मतलब ये होता है कि वचन देना, ठीक। अगर आप वचन देते हैं, अगर आरबीआई वचन दे देती है, भारत सरकार उसको वचन देती है कि हम वैधानिक मुद्रा के तहत हम धारक को इतने रुपए का वचन देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख के देती है कि नहीं। तो ये क्या है, एक वैधानिक मुद्रा है, वो आपको वचन दे रही है कि ये जो वैधानिक मुद्रा है आपको मार्केट में जो जाएगी, इस मार्केट में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता, राइट, इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। तो वही मनी जो कहलाती है वो वैधानिक मुद्रा कहलाती है, या वो जो मनी होती है या वो करेंसी होती है वो वैधानिक मुद्रा होती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार, चाहे वो आरबीआई या भारत सरकार हो, राइट, अगर उसके द्वारा अगर धारक को वचन देकर के कोई मनी जारी की जाती है तो वो मनी जो होती है वो वैधानिक मुद्रा कहलाती है। वैधानिक मुद्रा को कोई भी भारत का व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भारत में लेने से मना नहीं कर सकता है। तो लीगल टेंडर वही मनी होती है जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, राइट, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, और उस पर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति मनाही नहीं कर सकता है। उसे अगर दी जा रही है तो वो मना नहीं कर सकता है, वो लेता है, ठीक है। चलिए, तो वही कहलाती है लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर में कौन कौन सी मनी आ जाती है, तो इसके अंतर्गत सिक्के भी आ जाते हैं। तो सिक्के मैंने आपको बताए हैं, जैसे वर्तमान में जो सिक्के चलते हैं, जैसे 1 रुपया चलता है, 2 चलता है, 5 का है, 10 का है, तो ये जो चलते हैं, राइट, ये जो सिक्के चलते हैं भारत में, तो ये क्या है, ये लीगल टेंडर है, राइट, ये लीगल टेंडर है, ये वैधानिक मुद्रा है। इस पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता, से कोई व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता। अगर इस पर मना करता है तो कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी रूप से उसे वो दंड का भागीदार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है वैधानिक मुद्रा का कि अगर भारत सरकार उसे मान्यता दे देती है और आरबीआई उसे मान्यता प्राप्त दर्जा प्रदान कर देती है कि ये सिक्का जो है, या सॉरी ये जो करेंसी जो है, अगर ये लीगल टेंडर है, वैधानिक दर्जा मैं धारक को वचन देकर देता हूं, इसे कोई भी व्यक्ति भारत का, कोई भी व्यक्ति भारत का मना नहीं कर सकता है। मार्केट में जो मनी जाएगी, जो लेन देन जो रहेगा, उस पर किसी प्रकार का वो मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो उस पर कानूनी रूप से दंड का वो भागीदार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी प्रत्यक्ष रूप से, राइट। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। सिक्के क्या है, एक प्रकार की लीगल टेंडर है, राइट, ये क्या है, लीगल टेंडर होते हैं। चलिए, लेकिन ये लीगल टेंडर के साथ साथ ये लिमिटेड पेबल भी होते हैं, लिमिटेड पेबल भी होते हैं। और लिमिटेड पेबल का मतलब ये होता है कि ये सीमित पेबल होते हैं, ये सीमित पेबल होते हैं, यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो सीमित किया जाएगा, समझ रहे हो, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो सीमित किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जो सिक्के जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं एक्चुअली में धातु पर निर्भर होते हैं, समझ रहे हो, ये किस पर होते हैं, धातु पर निर्भर होते हैं। तो धातु अगर प्रत्यक्ष रूप से बनी रहती है तो सिक्के जो होते हैं जारी किए जा सकते हैं, राइट, जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जारी किए ही जाएं, जारी किए ही जाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्या है, लिमिटेड पेबल है, राइट, ये सीमित पेबल है। अर्थात सरकार जो है इस पर बैन लगा सकती है, बंद भी कर सकती है, समझ रहे हो, प्रतिबंध भी कर सकती है, बंद कर सकती है। सरकार को लगता है कि उनके पास मेटल नहीं है, उनके पास ऐसा कोई धात्विक मेटल नहीं है ताकि वो सिक्कों को बना सके, तो वो सिक्कों को बंद भी कर सकती है, समझ रहे हो। तो ये एक लिमिटेड पेबल है, लिमिटेड पेबल है। तो ये किस पर निर्भर करती है, ये करती है खनिजों पर, तो धात्विक जैसे धातु होते हैं उस पर निर्भर करती है, ओके। दूसरी बात अगर लिमिटेड पेबल की देखोगे तो पहली बात तो है ये धातु पर निर्भर होती है, धातु पर निर्भर, क्योंकि जितने भी सिक्के बने होते हैं धातु के बने होते हैं। दूसरी डिपेंड होती है कि ये जो पेबल है जो लिमिटेड क्यों है, एक आधार पर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अधिकतम जो पे कर सकते हो, राइट, अधिकतम अगर आप पे कर सकते हो सिक्कों से तो वो कर सकते हो 1000 तक, ठीक है, 1000 से ज़्यादा आप इसमें पे नहीं कर सकते हो,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में 500 के दो नोट हैं, राइट, 500 के दो नोट हैं, अगर आप इन पर सिक्का लेना चाहते हो, इन नोटों पर सिक्का लेने चाहते हो, तो आप 500 नोट से सिक्के ले सकते सिक्के ले सकते हो। अगर आपके पास 500 के तीन नोट हैं, राइट, आपके पास 500 रुपए के तीन नोट हैं, तो आप एक साथ इन सिक्कों से पेबल नहीं कर सकते, समझ रहे हो? एक साथ 15 रुपए से आप वो सिक्कों से पेबल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम 1,000 रुपए तक आप सिक्कों से पेबल कर सकते हो। इसलिए ये जो सिक्के जो होते हैं या लीगल टेंडर जो होती है, ये लिमिटेड पेबल होती है, समझ रहे हो? ये लिमिटेड पेबल होती है, अर्थात 1,000 से ऊपर आप अधिकतम सिक्कों से पेबल पे नहीं कर सकते हो या किसी को नहीं दे सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो सिक्कों के विषय में आपको इतना पर्याप्त है, आपको समझ में आ ही गया है। और इसे कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करती है, ठीक है। तो 1 रुपया का जो सिक्का होती है, ठीक है, 1 रुपया का जो सिक्का है, ये भारत सरकार जारी करती है। सिक्का जो है वो भारत सरकार जारी करती है। और जो करेंसी होती है, पेपर करेंसी होती है, उसे कौन जारी करती है? तो वो करती है आरबीआई। तो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। तो अब हम बात करते हैं लीगल टेंडर में दूसरी करेंसी। तो दूसरी करेंसी जो होती है वो होती है पेपर करेंसी। वो होती है पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी में आप जानते हो, ये इसे बोलते हैं कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा का मतलब ये होता है, जो आप जानते हो कागज से जो बनी होती है, राइट, कागज से जो बनी होती है। लेकिन ये कागजी मुद्रा अगर आप देखोगे ना, तो कई अलग अलग इसके भी इस्टेब्लिश है। तो उनके आधार पर या उनके द्वारा बनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो अलग अलग बनती है, ठीक है, ये अलग अलग बनती है। जैसे सालबनी में बनती है, राइट, तो पश्चिम बंगाल में। तो कहीं पर ये कागज बनता है तो इसकी कहीं स्याही बनती है, कहीं कागज बनता है, कहीं स्याही बनती है, और कहीं छापी जाते हैं। ओके, तो ऐसे आप ये अलग अलग हैं, इसके शहर अलग अलग होते हैं। तो सालबनी पश्चिम बंगाल है, देवास, ठीक है, तो देवास में स्याही बनती है। या बैंक के जो नोट प्रिंट होते हैं वो देवास में ही होते हैं, ठीक है। मैसूर में आप जानते हो, मैसूर में जैसे वहाँ पे कलर डिजाइन करना है, सालबनी पश्चिम बंगाल में जैसे पेपर बनाना है। तो इनका जो, इनको आप देखोगे अलग अलग है, राइट, इन ये जो है अलग अलग हैं। जैसे करेंसी पेपर बनाना है, हैदराबाद में भी होता है काम इसका। और स्टाम्प पेपर हैं, कॉइन पेपर हैं, और डाक टिकट जैसे हैं, तो ये कहाँ है? होशंगाबाद में है। तो ये लिख सकते हो, ठीक है। ये करंट अफेयर से संबंधित, सॉरी, उसके हैं, कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, जो जीके के हैं वो आप याद कर लो। चलो, तो कागजी मुद्रा आप देखोगे ना, तो ये क्या है एक्चुअली में? ये भी लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर में आप जानते हो, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो आधार पर डिसाइड की जाती है, ठीक है। दो आधार पर, एक होती है स्वर्णमान के आधार पर और रजतमान के आधार पर। तो भारत में अगर देखोगे ना, तो भारत में जो करेंसी है वो स्वर्णमान के आधार पर है। वो स्वर्णमान के आधार पर है। वो कैसे है? जैसे आप जानते हो कि आरबीआई जो है, आरबीआई जो है वो जो रुपए छापती है, राइट, वो पेपर करेंसी जो छापती है वो ऐसे नहीं छापती है। उसको सरकार जो है जब छपवाती है तो सरकार को अपनी तरफ से सोना देना होता है, ठीक है, सोना देना होता है, तब वो नोट छापती है, ठीक है। तो आरबीआई जो है एक्चुअली में नोट तभी छापेगी जब उसे सोना दिया जाएगा। तो जितने रेट का सोना सरकार उसे देती है, ठीक है, भारत सरकार उसे जितने रेट का सोना देती है, उसी रेट के आधार पर आरबीआई जो है वो पेपर करेंसी को छापती है। वो पेपर करेंसी को छापती है। अगर भारत सरकार के पास सोना नहीं है ना, तो फिर वो नहीं छापेगी। तो भारत सरकार क्या करती है? मार्केट से सोना जुटाती है, स्वर्ण बॉन्ड जारी करती है। अरे स्वर्ण बॉन्ड ले लो, इतने रुपए पे ले लो, और सोना इकट्ठा कर लेती है। तो इस सोना जो है बैंक को दे देती है, फिर बैंक क्या करती है? उस पर रुपए छापती है, समझ रहे हो? तो पेपर करेंसी जो है एक्चुअली में ये स्वर्ण मान के आधार पर होती है। भारत सरकार, अगर भारत की बात की जाए तो
वैसे तो रजत मान के भी आधार पर है, लेकिन भारत में देखोगे तो स्वर्ण मान के आधार पर है। भारत में सोना सोना जब इकट्ठा करती है भारत सरकार, केंद्र सरकार जब सोना इकट्ठा करती है, ठीक, तो मार्केट से करती है या कहीं खदान से, उस क्योंकि खदानें जो है वो केंद्र सरकार की ही होती हैं ना, तो जहाँ से उसको खदानों के माध्यम से या किसी मार्केट से जुटाती है सोना, फिर सोना को एकत्रित करती है, जब आरबीआई को देती है तो आरबीआई फिर नोट छापता है, ठीक है। और आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है वो 1934 एक्ट के तहत छापता है। आरबीआई का अपना एक खुद का एक्ट है, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, और इसके तहत इसे पावर दी गई है, ठीक है, इसी तहत से पावर दी गई है। यानी कि जो एक इसकी निजी पावर है आरबीआई की, वो 1934 के तहत प्राप्त है। अगर वो किसी प्रकार की मुद्रा छापना है, मुद्रा को कम करना है, क्या करना है, जो बदलाव करना है, वो आरबीआई 1934 एक्ट के तहत ही करती है, समझ रहे हो। तो आरबीआई जो है वो उसकी खुद की पावर है, उसको खुद की पावर दी गई है। एमपीसी जैसे मौद्रिक नीति समिति है, राइट, उसमें कितने सदस्य हों, क्या कैसे हों, वो किसको है, ये आरबीआई 1934 के तहत उसे पावर दी गई है, उसे शक्ति दी गई है। उसकी शक्ति को बढ़ाना है, कम करना है, उसे 1934 के तहत दी गई है। जबकि बैंकिंग अधिनियम जो है 1949 वाला, वो जो है वो लाइसेंस से, सुविधाओं से संबंधित है। जैसे अन्य बैंक जो स्थापित होती हैं, उनको कैसा विनियमित, उनको विनियमन कैसा करना है, उनको नियंत्रण कैसा करना है, उनको लाइसेंस सुविधा कैसी देनी है, राइट। तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के अगर कानूनी नियम ये जब जारी करती है तो वो करती है बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत। जबकि ये अपनी शक्ति के तहत अगर जो काम करती है, अपनी खुद की इसकी पावर है आरबीआई की, वो 1934 एक्ट के तहत है। तो 1934 एक्ट के तहत ये जो सिक्का जारी करने की जो क्षमता है, ये आरबीआई 1934 के तहत ही उसे दी गई है। तो इसी में अगर आप देखोगे तो इसे शक्ति प्राप्त है, राइट, इसे शक्ति प्राप्त है, समझ रहे हो। चलिए, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आरबीआई है, तो 2 रुपए से 10,000 रुपए तक का नोट को छाप सकती है। तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई 1934 के तहत आरबीआई जो है वो 2 रुपए से 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। चलिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 रुपए से लेके 10,000 तक का, जबकि 1 रुपए है वो कौन छापती है भारत सरकार। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पेपर करेंसी की। तो पेपर करेंसी में आप जानते हो कि ये भी एक प्रकार की वैधानिक मुद्रा है। तो क्योंकि जब वो जारी की जाती है, राइट, जब ये जारी की जाती है तो इस पर जो सिग्नेचर होते हैं, राइट, जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, राइट। दूसरी बात है, वो धारक को वचन देकर देते हैं कि जो भी धारक हैं, जो भी इसको लेंगे, राइट, तो उनको वो वचन देते हैं, राइट, उनको वचन देते हैं कि मैं इतने इतने रुपए का वचन देता हूँ। तो इस प्रकार से वो वचन देते हैं। और दूसरी बात है, ये जो रुपए होते हैं बैंक द्वारा भी इनको वितरण किया जाता है, बैंक इनको लेती है, बैंक इनको देती है, लोन देती है, सब कुछ किए जाते हैं। तो ये एक वैधानिक मुद्रा होती है, समझ रहे हो, एक वैधानिक मुद्रा होती है। तो बैंक सिस्टम के माध्यम से भी ये जो लीगल टेंडर मुद्रा है ये जारी की जाती है, ठीक है। जैसे बैंक लेना है, बैंक लेन देन करती है तो लीगल टेंडर मनी के तहत ही करती है। और जैसे कोई भी नोट को लेकर के प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी नोट को लेकर प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक में जाइए, वहाँ जमा कर दीजिए। जैसे नोट आपका फट गया है या पुराना हो गया है या किसी प्रकार का उसमें मिस्टेक आ गई है, राइट, उसमें जो छाप जो जो भी उसमें संकेतक चीज़ें दी गई हैं उसमें भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो आप वो बैंक में जाइए, बैंक में जमा कर दीजिए, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है, वो सरकार की उसमें एक जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से आप जानते हो, जो लीगल टेंडर मनी है वो आरबीआई जो है उसको क्या करती है, वैधानिक रूप में दर्जा प्रदान करती है और वो मार्केट में चलाती है। चलो, तो इसके विषय में आपको समझ में आ गया। पेपर करेंसी में आप जानते हो कितने सारे नोट हैं। जैसे पेपर करेंसी के अंतर्गत अगर आप लोगे तो इसमें वर्तमान जैसे 5 का चलता है, 10 का चलता है, 20 का भी है, 50 का है, 100 का है, 200 के हैं, 500 के हैं, 2000 के हैं। लेकिन अभी इस पर भी विमुद्रीकरण पुनः होने की बात चल रही है, राइट, कि 2000 नोट पर फिर से बंद होने की बात अभी बीच में चल रही है।
ठीक है, ये कभी भी हो सकता है, गवर्नमेंट कभी भी कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार जो है जो भी लीगल टेंडर है तो उसको वो बंद भी कर सकती है, राइट, और उसे वो चालू भी कर सकती है। समझ रहे हो? तो चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इसी में कि क्या डिजिटल जो मुद्रा होती है क्या ये लीगल टेंडर है? जो डिजिटल मुद्रा है क्या ये लीगल टेंडर है? तो आप देखोगे डिजिटल टेंडर, डिजिटल मुद्रा में आप जानते हो एक प्रकार की ये अदृश्य मुद्रा होती है, जबकि फेट मनी जो होती है, फेट मनी आपने नाम सुना हो, तो फेट मनी एक्चुअली में यही मुद्रा होती है जो आपको मैंने लीगल टेंडर बताई। लीगल टेंडर एक प्रकार की फेट मनी है, ठीक है, इसे बोलते हैं फेट मनी। जबकि डिजिटल मुद्रा है ये फेट मनी नहीं होती है, राइट। डिजिटल मुद्रा अगर आप देखोगे तो ये जो फेट मनी, डिजिटल मुद्रा जो है, डिजिटल मुद्रा जो है ये अगर आप देखोगे ना तो ये वैधानिक मुद्रा नहीं होती है, राइट। ये वैधानिक मुद्रा नहीं होती है, क्योंकि ये जो मुद्रा जो है ये एक्चुअली में सीबीडीसी द्वारा तो जारी होती है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है डिजिटल मुद्रा को, क्योंकि वैधानिक मुद्रा पे ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति लेने से मना कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन डिजिटल मुद्रा जो है व्यक्ति लेने से मना भी कर सकता है, क्योंकि ये अदृश्य होती है, राइट। ये अदृश्य होती है, और अदृश्य का मतलब ये है कि ये किसी फोन के सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से ये चलाई जा सकती है, तो उसके माध्यम से ये जब जारी हो सकती है तो ये अदृश्य मुद्रा है, राइट। ये एक अदृश्य मुद्रा है, तो इस वजह से कोई व्यक्ति लेने से मना भी कर सकता है, कोई व्यक्ति लेने से मना कर सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अशिक्षित है, उसको नहीं जानकारी है कैसे क्या ये काम होता है डिजिटल मुद्रा में, कैसे इसका लेन देन होता है, तो वो इसे लेने से मना कर सकता है। तो जब लेने से मना कर सकता है तो वैधानिक मुद्रा कहाँ रही? क्योंकि आरबीआई सीधा सीधा यही कहती है कि मैं धारक को वचन देते हैं, तो वचन अगर जिस पे दिया गया है अगर वो व्यक्ति उसे लेने से मना करेगा तो एक्चुअली में वो तो कानून के विरुद्ध हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आप जानते हो ये डिजिटल मुद्रा है, ये कानूनी रूप से इसे वैधता नहीं दी जाती, ये वैधानिक मुद्रा नहीं होती है। बस ये है कि मार्केट में एक डिजिटल मनी को या एक समावेशिता को बढ़ाने के लिए, समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ताकि लोग अपना लेन देन है वो आसानी से कर सकें। तो डिजिटल मुद्रा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि लोग जो लेन देन है वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं है, राइट। इसे वैधानिक दर्जा, या हम ऐसे कह सकते हैं ये लीगल टेंडर मनी नहीं होती है, बस इतना आप समझ लें। लेकिन आप जानते हो कि वर्तमान में डिजिटल मुद्रा के तहत एक मनी और आई है, वो आई है डिजिटल मुद्रा में टोकन, राइट। ये भी एक प्रकार से देखा जाए इसे 1 दिसंबर 2021 से जारी किया गया आरबीआई ने, राइट। तो ये जो डिजिटल मुद्रा है ये वैधानिक है, ये वैधानिक है, क्योंकि इससे जो लेन देन होगा वो व्यवसाय लेन देन कर सकते हैं, खुदरा लोग कर सकते हैं, थोक व्यापारी लोग हैं वो भी लेन देन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम सिक्कों का लेन देन करते हैं, जिस प्रकार से सिक्कों का एक ट्रांजेक्शन है, लेन देन करते हैं, तो वही जो लेन देन है, राइट, वही जो लेन देन है वही एक्चुअली में क्या कहलाता है? वैधानिक कहलाता है। तो जो डिजिटल मुद्रा में जो टोकन आया है ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक रुपया भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक रुपया है, लेकिन है ये डिजिटल मुद्रा, ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है, और ये एक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रुपया है, और ये वैधानिक है, ये लीगल टेंडर घोषित किया गया है। और वर्तमान में आप देखोगे तो बड़े बड़े जो शहर हैं, बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोलकाता है, ऐसे शहरों में इसको जारी किया गया है। अभी पूरे सभी भारत में तो ये फेमस नहीं है ना, भारत में भी पूर्ण रूप से लागू हुआ है, बस ये कुछ बड़े बड़े जो महानगर हैं उसमें ये चालू हो गया है ये डिजिटल मुद्रा। तो ये एक प्रकार का वैधानिक है, राइट। ये कैसा है? वैधानिक है, अगर इस पर किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, ये लीगल टेंडर है। और अगर आप देखोगे, तो ये जो पेपर करेंसी है या जो सिक्के हैं उसके समान है, ठीक है, पेपर करेंसी या सिक्के के समान है। और ये लेन देन जो है
आप बैंक से भी कर सकते हो, बैंक वितरण भी कर सकती है इसको, तो ठीक है, तो बैंकों के माध्यम से भी इसका वितरण किया जाएगा। दूसरी बात है, बैंकों के माध्यम से वितरण होगा, कोई व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, वो भी लेन देन कर सकता है, तो व्यापारी से भी लेन देन कर सकता है, कोई व्यवसाय संस्था है लेन देन कर सकती है। ओके, और आप देखोगे इसे क्यूआर जो कोड है, राइट, जो क्विक रिस्पॉन्स जो कोड है उसके माध्यम से भी लेन देन किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का टोकन है, इलेक्ट्रॉनिक रुपया है। ठीक है, इसको क्यूआर कोड से भी स्कैन किया जा सकता है और लेन देन से भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो डिजिटल मुद्रा है, ये डिजिटल मुद्रा है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक प्रकार की फिएट मनी जैसी है, राइट, फिएट मनी जैसी है, वैधानिक मुद्रा है, लेकिन ये आभासी मुद्रा नहीं है। ठीक है, आभासी मतलब मुद्रा ऐसा होता है कि केवल आप उस चीज़ को आभास करते हो, लेकिन वो वास्तव में आपके हाथ में नहीं होती है, वो आभासी मुद्रा है। जैसे आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है, जैसे यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है। ठीक है, तो वो एक अलग मुद्रा हो जाती है, डिजिटल मुद्राएं होती हैं, वो आभास के रूप में होती हैं, राइट। जबकि ये जो मुद्रा है, ये टोकन है, आप फिजिकली देख सकते हो, फिजिकली देख सकते भी हो, लेन देन कर सकते हो, क्यूआर कोड से भी लेन देन कर सकते हो, और बैंक जो है उस बैंक क्या करेंगे, इसको नियंत्रण कर सकती हैं, वितरण कर सकती हैं, लोन वगैरह दे सकती हैं, सब कुछ हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये एक प्रकार की वैधानिक मुद्रा के रूप में इसे दर्जा दिया गया है और ये लीगल टेंडर में इनको घोषित किया गया है, राइट। चलो, लेकिन ये भी पूरे भारत में लागू नहीं है, कुछ ही बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें लागू कर दी गई है। 1 दिसंबर 2021 22 से है, सॉरी, 1 दिसंबर 2022 है, राइट, यहाँ 21 नहीं है, ये समझ लो। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इस पर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप और देखोगे तो फिर आपको इस पर समझ में आ जाएगा। चलिए।